रानी, आज तुम समझोगी कि सास किसे कहते हैं। इस कमरे के चार चार बहादुरों के सामने जब तुम एक कमज़ोर सी भावना की तरह घबराते हुए मदद मांगोगी, तब भी हम तुम्हें कमज़ोर नहीं होने देंगे, समझी। ऐसा कहते हुए उसने प्रिया का हाथ पकड़कर उसने एक भारी नक्काशीदार कुर्सी पर लगभग जबरदस्ती बैठाया। हल्की सी घबराहट से प्रिया की आंखें बंद हो गई, मानो वह आने वाले दृश्य से बचना चाहती हो। उसका शरीर तनाव में था, नसें खींच रही थी। तभी श्रीमान दिनेश जी आंखें किसी हिसाब किताब में लगी हो अपने छोटे बेटे राहुल को रोका। अरे तुम तो जल्दबाजी में इसे डरा ही दोगे। डर इस खेल का शुरुआती कदम है, अंतिम नहीं। अगर यह घबरा गई तो हम इसे खेल के नियम कैसे समझेंगे। तुम्हें तो पता है मुझे जीत पसंद है, और वो भी मेरे नियमों के अनुसार। प्रिया के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। वह तनाव के मारे भीतर ही भीतर बेचैन हो चुकी थी। कुछ दिन पहले ही वह घटना, जब मैदान पर राहुल ने उसके मनमुटाव नहीं बल्कि सरेआम अपमान किया था, अब एक भयानक पूर्व सूचक की तरह याद आई। गांव की महिलाओं ने उसे समझाया नहीं था बल्कि दबाव डाला था। उस घटना को सुलझाने के लिए राहुल ने अपने पिता से माफ़ी मांगने की बात नहीं कही थी। यह माफ़ी तो श्रीमान दिनेश का स्क्रिप्टेड नाटक था। दिनेश एक समझदार आदमी नहीं बल्कि एक दूत रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी इज्जत नहीं बल्कि अपने प्रभुत्व को बचाने और बेटे की गलती को अपने परिवार की महानता में बदलने के लिए एक गुप्त सभा बुलाई। उन्होंने सबको बताया कि राहुल अपनी गलती सुधारना चाहता है, और माफ़ी मांगने वाले गांव वालों ने श्रीमान दिनेश की अंधभक्ति में तारीफ की, और प्रिया को गांव वालों के असहनीय दबाव के आगे झुककर आत्मसमर्पण करना पड़ा। आज प्रिया को समझ में आ गया था कि उसकी स्थिति श्रीमान दिनेश परिवार की महानता नहीं बल्कि उसकी कीमत थी। मामला सुलझाने का एक तरीका जिसमें वह केवल एक मोहरा थी। श्रीमान दिनेश ने एक साधारण लड़की के सम्मान का आदर नहीं किया था बल्कि उसे अपने जाल में फंसाने का नाटक किया था। तनाव से जूझती हुई प्रिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को उसी नक्काशीदार असहम कुर्सी पर पाया। उसके शरीर में हल्का दर्द नहीं बल्कि गहरा आंतरिक दर्द हो रहा था, और वह भय से कांप रही थी। चारों आदमी, चार शिकारी उसके सामने खड़े थे। उसके चेहरे पर गंभीरता नहीं बल्कि एक निर्जल अंधकार था। राहुल ने धीमे विश्लेषी स्वर में कहा, जाग गई रानी, अभी तो अंधेरी रात शुरू हुई है। प्रिया की आंखों से आंसू नहीं बल्कि डर की एक चीख बह निकली। वह बेबस हो गई थी। तभी श्रीमान दिनेश के बड़े बेटे आकाश, जिसकी आंखें निर्णायक थी, कहा, हम तीनों भाई मिलकर यह समझौता सुलझा लेंगे। क्या कहते हो पापा। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मदद करो। प्रिया बेताबी से सुरक्षित होने की गुहार लगाने लगे। दिनेश की आवाज़ अब गहरी और आदेशमारक थी। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें प्रिया, सिर्फ एक ही तुम्हें सुरक्षित रख सकते हैं, और हम तुम्हें यह अपने परिवार का सदस्य बनाकर रखेंगे। भले ही पूरा गांव तुम्हें हमारी बहू माने, पर तुम्हारा काम हर दिन हमारे सुख के लिए जीना होगा। प्रिया कुर्सी से उठी और बंद दरवाजे की ओर भागी, पर दिनेश ने उसे कुर्ता से पकड़ लिया और उसके दोनों हाथ पीछे कर दिए। वह आंतक से घबराई। श्रीमान दिनेश ने झूठे स्नेह से कहा, भागोगी तुम प्रिया, तुम्हें हम चारों बाप बेटों की सेवा के लिए यहाँ लाया गया है। और दिनेश ने प्रिया को अपने कंधे से सांत्वना नहीं बल्कि अपनी शक्ति का एहसास कराया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या प्रिया उन चार बाप बेटों के साथ मिलकर अपने भविष्य को बेहतर बना पाएगी या उनके घर में परिवार की तरह रह पाएगी। सवाल ये था